बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न उत्तर। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से याद करें। आप ध्यान दें, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के दूसरे चैप्टर के अंत में देखें, वहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या? फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है इसमें, यहाँ पर निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। और जोड़े किसके बनाएंगे आप? यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, दीवानी, शेरे मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा और सिपाही वारेन हेस्टिंग्स। और इसके साथ आप जो यहाँ पर इसका मिलान करेंगे, यानी कि इन्हें सुमेल करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देख रहे हैं आप यहाँ पर, दीवानी टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर और भू राजस्व वसूल करने का अधिकार फौजदारी अदालत, सिपाही रानी चेन्नम्मा। और यहाँ पर भारत का पहला गवर्नर जनरल सिपाही। और इसके बाद फौजदारी अदालत में वारेन हेस्टिंग्स और कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप किस प्रकार से मिलाएंगे इन्हें, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। उत्तर ये है आपका। और यहाँ पर दीवानी के साथ भू राजस्व वसूल करने का अधिकार शेरे मैसूर के साथ टीपू सुल्तान, और फौजदारी अदालत के साथ फौजदारी अदालत रानी चेन्नम्मा के साथ कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। और सिपाही के साथ सिपाही और वारेन हेस्टिंग्स के साथ भारत का पहला गवर्नर जनरल। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। और आगे बात करते हैं, दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान फौजदारी अदालत रानी चेन्नम्मा, और कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया सिपाही वारेन हेस्टिंग्स ने। और भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जनरल। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे ध्यान दें, ये है आपका दूसरा प्रश्न। और यहाँ पर पूछा गया है कि खाली स्थान भरें। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, खाली स्थान में क्या लिखेंगे? बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग से शुरू हुई थी। कहाँ से? प्लासी से। उत्तर लिखेंगे आप, यानी कि यहाँ पर जो खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? प्लासी। और इसके बाद ख है यहाँ पर आपके लिए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? मैसूर। उत्तर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर लिखेंगे मैसूर के शासक थे। और तीसरा है गय वाला, डलहौजी ने। और यहाँ पर आपके लिए जगह विलय का सिद्धांत लागू किया। और इसके बाद घय वाले में लिखेंगे आप, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के, और यहाँ पर खाली जगह में लिखेंगे दक्षिण भाग में स्थित थी। ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, तीसरा प्रश्न है सही या गलत बताएं। और यहाँ पर मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। गलत है या सही है? गलत। उत्तर लिखेंगे आप गलत। अगला है ख वाला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। उत्तर क्या है आपका? गलत। और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। उत्तर क्या होगा? सही। और घ वाला है, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। उत्तर होगा गलत। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न यहाँ पर है, आइए विचार करें। और यहाँ पर है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। उत्तर क्या लिखेंगे आप? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। और क्या कारण थे आप लिख सकते हैं पॉइंटों में यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। नंबर 2, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि। और नंबर 3 पॉइंट है आपके लिए, वे भारत में कम कीमत पर सामानों की खरीदारी वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में पूछा है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, उत्तर में लिखेंगे बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद के कारण। और क्या क्या कारण थे ऐसे पॉइंटों में लिखेंगे आप। नंबर 1, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नंबर 2, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे आप, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया।
नंबर 4, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स यानी कि कर अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। तो इस प्रकार से 5वां पॉइंट लिखेंगे आप, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकार कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न है, यहाँ पर देख लिया ना आपने 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न ये है आपके सामने और इसका उत्तर इस प्रकार से आप पॉइंटों में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। 6ठे प्रश्न में पूछा है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे दीवानी मिलने से कंपनी को फ़ायदा। और क्या फ़ायदा हुआ बच्चों? पहले नंबर पॉइंट पे लिखेंगे आप, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। समझ गए ना आप। दूसरा जो है, कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना आदि। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है बच्चों, ध्यान दें आप, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। उत्तर लिखेंगे टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण क्या थे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे आप, नंबर 1, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत से नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। दूसरा पॉइंट है बच्चों, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। नंबर 3, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इस प्रकार से आप इस 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं आगे 8वां प्रश्न, सब्सिडियर अलायंस आप समझ गए ना, यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। और उत्तर लिखेंगे आप यहाँ पर, आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। और ये जो सहायक संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 2, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। तीसरा पॉइंट था, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये सारी शर्तें थी यहाँ पर। और इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। उत्तर लिखेंगे भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। और यहाँ पर आप अंतर बताएंगे इस प्रकार से। नंबर 1, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी कंपनी ने, जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, कंपनी द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न बात करते हैं बच्चों। तो 10वें प्रश्न में पूछा है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो आप क्या वर्णन करेंगे? उत्तर में लिखें कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। और पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया।
तीसरा, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया गया। चौथा लिखेंगे, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। इसके बाद पांचवा लिखेंगे, सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों 11वें प्रश्न की। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगा, आइए करके देखें। और यह आपका 11वां प्रश्न, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए बच्चों? नंबर 1, औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एवं एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन और सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। दूसरा पॉइंट है, कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। तीसरा, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री यहाँ पर ध्यान दें आप, इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य और भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख लिया ना आपने 11वां प्रश्न और इसका उत्तर। और इसके बाद बच्चों चलिए बात करते हैं यहाँ पर 12वें प्रश्न में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करें। झांसी की रानी महाजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से दे सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 यानी कि 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया और वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 8 के सभी पाठों को पढ़ने के लिए और साथ ही साथ हिंदी के सभी पाठों को पढ़ने के लिए, चाहे वो कविताएं हों चाहे गद्यांश हों, सबको पढ़ने के लिए, उनके प्रश्न उत्तर जानने के लिए, सभी पाठों के बारे में सब कुछ जानने के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।